अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज आप लोगों ने बायो का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है जिसका नाम है इंजाइम्स। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंजाइम्स क्या होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कौन से फैक्टर्स इन पर इफेक्ट करते हैं, इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे और स्पेसिफिसिटी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर बॉडीज। Metabolism is a set of biochemical reactions that occur in living organisms in order to maintain life। ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। मेटाबॉलिज्म वो कह रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक सेट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए। दीज प्रोसेस अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो। इन प्रोसेसेस की वजह से जानदार जो है वो ग्रो कर सकता है एंड रिप्रोड्यूस कर सकता है, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट्स। Anabolism includes the biochemical reactions in which larger molecules are synthesized, while catabolism includes the biochemical reactions in which larger molecules are broken down. Usually energy is released in catabolism and it is utilized in anabolism. In this way, the biochemical reactions are usually energy transfers. मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस है। बायो मतलब ज़िंदगी, केमिकल रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, यानी कि इन जानदारों के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म में और कैटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि लार्जर मालिक्यूल्स, जिससे क्या होगा, स्मॉलर मालिक्यूल से लार्जर मालिक्यूल्स बनेंगे। इसकी आप एग्जांपल ले लें, जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज एक लार्ज मालिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे लार्जर मालिक्यूल्स टूट जाते हैं और छोटे मालिक्यूल्स बनाते हैं और एनर्जी मिलती है। आप इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे कि हम फूड खाते हैं, हम लोग ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जाकर हमारी बॉडी में ये टूटना स्टार्ट होती है। इसका यूनिट होता है बेसिक ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, ठीक है। ये दोनों क्या थे, और उसे और सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बनना एनाबॉलिज्म, दोनों जो है केमिकल रिएक्शंस है। अब एनाबॉलिज्म के अंदर क्या हुआ है, हमें एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ी है, जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर हमें एनर्जी मिली है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म बना है, ठीक है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म बाय इंजाइम। वो जो ये आपने जो पढ़े हैं बाय मेटाबॉलिज्म, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इनके होने के लिए वो कह रहे हैं इंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इन रिएक्शंस के लिए। अब इंजाइम्स क्या होते हैं, जो आपका बेसिक चैप्टर आप उसके बारे में पढ़ेंगे। इंजाइम्स आर क्रूशियल to metabolism because they act as biocatalyst and speed up and regulate metabolic pathways। इंजाइम जो है बहुत अहम होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि ये बायोकैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और स्पीड अप करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज को। बायोकैटलिस्ट किसे कहते हैं, बायो मतलब लाइफ, कैटलिस्ट मतलब कि स्पीड अप कर देते हैं किसी रिएक्शन को, ठीक है। इंजाइम्स वो बायोकैटलिस्ट हैं, यानी कि बायोकैटलिस्ट इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जिस भी रिएक्शन में ये ऐड होते हैं उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे, लेकिन खुद एंड में अनचेंज रहेंगे, ठीक है। इनको कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल उसी तरह रहेंगे, सिर्फ उस रिएक्शन को तेज़ कर देंगे और जल्दी ख़त्म करेंगे, और मेटाबॉलिक जो पाथवेज में रिएक्शन होते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स, इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इंजाइम की जो नेचर है वो प्रोटीन होती है। डैट कैटेलाइज, कैटेलाइज का मतलब स्पीड अप कर देना। डैट कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो कि बायो रिएक्शंस को, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें स्पीड अप कर देंगे, लेकिन एंड में खुद बिल्कुल अनचेंज रहेंगे, वैसे ही रहेंगे जैसे थे पहले। द मॉलिक्यूल्स एट विच इंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर इंजाइम एक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। एंड द इंजाइम्स कन्वर्ट दैम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और इंजाइम उस मॉलिक्यूल को डिफरेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा। अब उस कन्वर्ट शुदा मॉलिक्यूल को हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लें कि एक पपाया से एक इंजाइम से अलहदा किया गया जिसे पपेन कहते हैं। इस इंजाइम को गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो जब हम इसके डालते हैं ना, तो ये गोश्त हमारा, हम इसको गोश्त में डालेंगे, गोश्त होता है हमारा सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब जब गोश्त गल कर तैयार हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगी। और जो इंजाइम होगा पपेन, वो बिल्कुल अनचेंज रहता है एंड तक। वो पपेन क्या है, वो इंजाइम है, उसने कैटलिस्ट का काम किया है, उस रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया, यानी कि गोश्त के गलने के अमल को स्पीड अप कर दिया और जल्दी गला दिया गोश्त को, और खुद जो है एंड में अनचेंज रहा है, इसे हम कहेंगे इंजाइम। क्या, और सबस्ट्रेट का भी आपको इससे पता चल गया है, प्रोडक्ट्स का भी। अच्छा, ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। कह रहे हैं जो तमाम केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। इट इज़ डिफाइंड, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, कम से कम एनर्जी जो चाहिए होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट्स एज अ बैरियर टू द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। वो कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत जो होती है वो बैरियर के तौर पर इस्तेमाल होती है, रुकावट होती है किसी भी रिएक्शन को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे उन्होंने डायग्राम में बनाया है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी उन्होंने बनाई हुई है कि जब तक ये एनर्जी थोड़ी सी नहीं मिलेगी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। इंजाइम्स लोअर सच बैरियर्स, इंजाइम क्या करते हैं, इससे रुकावट को कम कर देते हैं। बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करके। इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम्स रिएक्शंस प्रोसीड्स एट फास्टर रेट। वो कह रहे हैं कि इंजाइम्स की मौजूदगी में रिएक्शंस तेज़ी के साथ होते हैं। इंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज, वो कई तरीक़ों से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। दे दे में ऑल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट्स एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बाय दिस चेंज। अब किस तरह से इंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ये वेज लिखे हुए हैं कि वो क्या करते हैं, पहले एक शेप चेंज कर देते हैं सबस्ट्रेट की और रिड्यूस कर देते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। अच्छा, सम एंजाइम्स डू सो बाय डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटिंग कर देते हैं। अच्छा, इंजाइम्स में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट्स इन करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट, और जो सबस्ट्रेट होता है उसे करेक्ट शेप ओरिएंटेशन में लेकर आते हैं कि वो ताकि रिएक्ट कर सके उसके ऊपर इंजाइम। या जो ये डायग्राम में दिखाया गया, एक साइड पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाई गया, दूसरी साइड पर फ्री एनर्जी है। ये देख रहे हैं आप, सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट इधर बन रही है। वो पहले उन्होंने दिखाया एक्टिवेशन एनर्जी विद इन, कि पहले जो है ना प्रोडक्ट, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी उन्हें ज़्यादा चाहिए थी जब इंजाइम मौजूद नहीं था, ठीक है। उसके बाद अब इंजाइम ऐड हो गया, ये ब्लू लाइन जो है, अब इंजाइम ऐड होने की वजह से आप देख रहे हैं उन्होंने दिखाया कि एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए उसे प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विद इंजाइम्स। कह रहे हैं इंजाइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क, दे मे बी इंट्रासेलुलर इंजाइम्स। इंजाइम, वो कह रहे हैं इंजाइम को कैटेगराइज किया जा रहा है उनकी किस बेसिस पर, साइट वेयर, जहाँ पर वो वर्क काम करते हैं अपना जाकर। जैसे कि इंट्रासेलुलर इंजाइम, इंजाइम जो कि सेल के अंदर जाकर काम करेंगे। इंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म, ये जो इंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर काम कर रहे हैं उन्हें कह रहे हैं कि वो क्या है, इंट्रासेलुलर इंजाइम्स हैं। और मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम कौन से होंगे, पेप्सिन इंजाइम्स वर्किंग इन द स्टमक कैविटी, जो पेप्सिन है वो हमारे स्टमक में काम करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या करता है कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है और स्टमक की कैविटी में रिलीज होकर, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम। और इंट्रासेलुलर, साइट की बेसिस पर इंजाइम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में, कि कहाँ पर जाकर वो काम करेंगे। इंट्रासेलुलर इंजाइम सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर किसी कैविटी में, जैसे कि स्टमक कैविटी में आकर इन्होंने अपना काम किया है। ये टॉपिक आप लोगों ने याद करना है, इसमें से डेफिनेशन ही हैं ज़्यादा, वो आप लोगों ने याद करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको।